हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बीएलएलबी के सेकंड सेमेस्टर में आपका जो लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है, इसकी हम फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो इसके सिलेबस में टॉर्ट को हिंदी में बोलते हैं अपकृत्य। ये हिंदी में लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉर्ट की डेफिनेशन क्या है, इसका नेचर और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टॉर्ट क्या है, और साथ के साथ टॉर्ट के अंदर कुछ बातें जैसे कि डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम, और मेंटल एलिमेंट होते हैं जैसे कि मैलाइस, नेग्लिजेंस और मोटिव, और साथ ही हु में सुई और हु में नॉट बी सूडी। इसका मतलब है कि कौन केस कर सकता है, किस पर केस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, इस तरह। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी यानी कि दायित्व के बारे में। ठीक है, तो ये लेक्चर हिंदी में होने वाला है। कॉपी पेन निकाल लो भाई और नोट्स बना लो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप मन शांत करके ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपकृत्य अथवा दुष्कृत्य ये होता क्या है। देखो, पहले एक बेसिक चीज़ समझो, अपकृत्य में और अपराध में बहुत बड़ा अंतर है। अपराध जब आप कोई करते हो तो उसमें किसी को मार देना, किसी का रेप कमिट करना, ऐसी चीज़ें होते हैं जिसके लिए आपको जेल जाना पड़ता है। लेकिन अपकृत्य छोटे मोटे नुकसान, जैसे कि गलती से किसी को लग गई या फिर आपकी वजह से किसी का नुकसान हो गया, गाड़ी में टक्कर हो गई, कुछ भी, तो इनके लिए बस आपको अपकृत्य ऐसे छोटे मोटे गलतियाँ होती हैं जिनके लिए आपको सामने वाले को क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है, यानी कि कुछ पैसे देने पड़ते हैं, हर्जाना भुगतना पड़ता है। ठीक है, और ये एक सिविल केस होता है जो कि दीवानी न्यायालय यानी कि सिविल कोर्ट में ही चलता है। क्योंकि केस देखो, जो भी अपराध होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सिविल नेचर का और एक होता है क्रिमिनल नेचर का। तो अपकृत्य सिविल नेचर का। तो अब सुनो इसके डेफिनेशन के बारे में। अब इसका अर्थ क्या है। अपकृत्य वे अनुचित कार्य हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति के विधिक, यहाँ पे आएगा विधिक, किसी व्यक्ति के विधिक यानी कि कानून से रिलेटेड जो अधिकार होते हैं उनका उल्लंघन होता है, जिसके अंतर्गत वो व्यक्ति दीवानी न्यायालय में अपील कर सकता है और नुकसान की भरपाई दी जाएगी फिर उसे। ठीक है, तो यानी कि अपकृत्य वो अनुचित यानी कि वो गलत काम है जिनके द्वारा किसी इंसान के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हो। जैसे मान लो रोड पर चलना किसी इंसान का अधिकार है, लेकिन पीछे से किसी ने उसे टक्कर मार दी, तो ये उसके अधिकार का ही तो उल्लंघन हुआ। या फिर किसी इंसान का अधिकार है कि वो बाजार से अच्छी क्वालिटी की सब्जियां ले, लेकिन सामने वालों से ख़राब क्वालिटी के पकड़ा रहा है, तो उसके अधिकारों का तो हनन हो रहा है ना। तो उसके लिए यहाँ पे जिस भी इंसान के अधिकार का उल्लंघन होता है या हनन होता है, वो दीवानी न्यायालय यानी कि सिविल कोर्ट में अगर केस डालता है तो उसके नुकसान की भरपाई की जाएगी, यानी कि उसे हर्जाना दिया जाएगा। ठीक है, अब आप इसकी डेफिनेशन देखो। सामंड के अनुसार, पेपर में पूछा जाता है कि सामंड के अनुसार अपकृत्य को परिभाषित करो। तो ठीक है, सामंड के अनुसार इसकी क्या परिभाषा है। सामंड बोलते हैं कि अपकृत्य एक सिविल दोष है जिसकी क्षतिपूर्ति का एकमात्र उपाय अनिर्धारित क्षतिपूर्ति होती है। यानी कि आपने कोई सिविल दोष कर दिया जो कि अपकृत्य है, अब उसकी क्षतिपूर्ति कैसे करोगे, यानी कि आपने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई कैसे करोगे। तो वह है अनिर्धारित क्षतिपूर्ति, यानी कि अब सामने वाला आपसे कितने भी पैसे उसके लिए मांग सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अपकृत्य का अर्थ और अपकृत्य की परिभाषा। इसे अपकृत्य दुष्कृत्य दोनों ही बोलते हैं। आगे है इतिहास, यानी कि जो अपकृत्य हम आज देख रहे हैं ये इतिहास क्या है इसका, इसके बारे में भी देखो आप थोड़ा जान लो, आ सकता है पूछ सकते हैं पेपर में। तो टॉर्ट शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम 13वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ, और ये इसकी जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के टॉर्टम शब्द से हुई है। टॉर्ट का मतलब होता है रॉन्ग, ये जो है रॉन्ग का सिनोनिम है, यानी कि टॉर्ट का मतलब होता है कुछ भी गलत चीज़ या फिर कुछ भी अनुचित। ठीक है, इसे हिंदी में टॉर्ट को हिंदी में अपकृत्य बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम इस शब्द का यूज जो है वो नॉर्मन के विधिवेत्ता और न्यायाधीशों ने किया था। वास्तव में इसके अंतर्गत वो दोषपूर्ण या अनुचित काम आते हैं जिनसे किसी व्यक्ति के विशेष या विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। विशेष अधिकारों का उल्लंघन अगर हो रहा है तो वो अपकृत्य है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें अनिर्धारित क्षति हानि भी, इसमें अनिर्धारित हानि होती है और उसकी अकॉर्डिंगली क्षतिपूर्ति यानी कि आपको हर्जाना दिया जाता है। और वास्तव में दुष्कृति विधि संहिताबद्ध नहीं है, यानी कि दुष्कृति कुछ भी हो सकती है, इसमें नई नई चीज़ें ऐड होती रहती है, तो ये संहिताबद्ध नहीं है। ठीक है, अब इसका विकास किस तरह हुआ देखो। कालांतर में इंग्लैंड में 1860 में दुष्कृति को स्वतंत्र विधि के रूप में, चलो इसे छोड़ो। ठीक है, इसका विकास यहाँ से देखो। यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति आई तो जो समूचे यूरोप है वहाँ पे उद्योग जो है जोर शोर से होने लगा, नए नए कारखाने मील वगैरह खुलने लगे, बड़े बड़े उद्योग स्थापित होने लगे, प्रतिस्पर्धा होने लगी, गांव से लोग शहरों को जाने लगे, वाहनों का निर्माण होने लगा। तो इन परिस्थितियों में जहाँ लोगों को नए नए अधिकार मिले, वहीं उनके कर्तव्य में वृद्धि हुई और वर्ग संघर्ष बढ़ा। तो लोग जो थे वो मतलब औद्योगिक क्रांति हो रही थी, नगरों की तरफ जा रहे थे, उन्हें अधिकार मिल रहे थे, तो बहुत चीज़ें हो रही थी। तो जो नगर हैं वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने लगी और वहाँ पे विवाद होने लगे, और इसी समय में केस जो होता है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। ठीक है, और इन्हीं परिस्थितियों में दुष्कृति विधि का विकास हुआ। ठीक है, अगला है ये। तो वास्तव में दुष्कृति विधि का विकास इंग्लैंड और यूरोप के महाद्वीप में ही नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका में भी
ये हुआ, ठीक है। और अमेरिका ने भी अंग्रेजी विधि को स्वीकार करके दुष्कृति विधि को विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब दुष्कृति जो है, दुष्कृति विधि को किसी विशेषज्ञ समिति ने एक जगह बैठकर नहीं बनाया, ठीक है। ये अलग अलग हर जगह बनी है और ये संहिताबद्ध इसे कई जगह पे किया गया है, ठीक है। इंग्लैंड और अन्य देशों की भांति हमारी संसद ने भी बहुत से कानून बनाए हैं, ठीक है। अगला है भारत में दुष्कृति का विकास, यानी कि भारत में किस तरह आई। अब सुनो, भारतीय दुष्कृति विधि जो है वो इंग्लैंड की दुष्कृति विधि के नियमों पर आधारित है, यानी कि हमारी खुद की नहीं है, इंग्लैंड की ली हुई है। यदि हम इंग्लैंड के शासनकाल में झांक कर देखें तो हमें ज्ञात होगा कि अंग्रेजी शासनकाल में भारतीय न्यायालयों में ब्रिटिश संसद के द्वारा स्वीकृत तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कानून द्वारा न्याय होता है, न्याय होता था। यानी कि भारतीय जो इतिहास है उसमें जब अंग्रेजी शासनकाल था, हमारे यहाँ अंग्रेजी लोग शासन करते थे, उस टाइम में जो भारत के कोर्ट थे वहाँ पे ब्रिटिश सांसद के द्वारा जो स्वीकार किए गए थे ना कानून वगैरह, उन सब के द्वारा न्याय होता है। जब अंग्रेज थे तो वो अपने यहाँ के कानून चलाएंगे, बेसिक सी बात है। और इन कानूनों के परिचालन में न्याय समय और विवेक बुद्धि का ध्यान रखा जाता था, ठीक है। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण वाद सुरेंद्र नाथ बनाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नादिया के वाद में न्यायाधीश मुखर्जी ने कहा था कि दुष्कृति के संबंध में परिनियमित विधि न होने के कारण भारत ने इंग्लैंड के जो सामान्य कानून है उन्हें न्याय के अनुरूप होने के कारण ग्रहण किया, परंतु जहां इंग्लैंड की विधि सामान्य भारत की स्थानीय परिस्थितियों और दशाओं के अनुरूप नहीं थी, वहां उन्हें अपनाया गया। और कुछ मामलों में हिंदुओं और मुसलमानों की प्रचलित व्यक्तिगत विधि यानी कि जो पर्सनल लॉ होता है उनके अनुसार जो है न्याय किया जाता था। तो सुरेंद्र नाथ बनाम ये जो डिस्ट्रिक्ट ये है ना बोर्ड नादिया का जो केस है, इसमें मुखर्जी जी जो न्यायाधीश थे उन्होंने बताया कि जहाँ पे ये अनुरूप है वहाँ पे इंग्लैंड के कानून का प्रयोग होता है और कहीं कहीं पे हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ यानी कि व्यक्तिगत जो विधि है उनके अनुसार भी होता है, ठीक है। अब सबसे पहले 1726 में चार्टर द्वारा न्यायालय को ये अधिकार दिया गया था कि वो भारत में अंग्रेजी कानून को ठीक उसी रूप में लागू करें जैसी भारत में ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी प्रकार चेन्नई, कलकत्ता और मुंबई में इंग्लैंड के जो कानून थे उनमें दुष्कृति का जो प्रयोग है वो किया गया। भारत के दूसरे न्यायालयों के संबंध में ये प्रावधान था कि जहाँ किसी व्यक्ति विशेष पर विधि या प्रथा लागू नहीं की जा सकती, वहाँ उन्हें सद्भाव के आधार पर न्याय देने को कहा जाएगा। अतः यह स्पष्ट होगा कि इंग्लैंड से ही ली गई है हमारी जो विधि है, ठीक है। अब अपकृत्य के आवश्यक तत्व या घटक समझो। अपकृत्य का तो अर्थ ये होता है कि कुछ भी चीज़ जो गलत है, ज़्यादा भी गलत नहीं है कि उसके लिए वैसे सजा दी जाए, कुछ भी चीज़ जो अनुचित है, जैसे किसी इंसान के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो तो अपकृत्य है। अब इसके आवश्यक तत्व या घटक क्या है। पहला, प्रतिवादी की तरफ से कोई कृत्य चूक होनी चाहिए। वादी और प्रतिवादी में अंतर समझो। वादी वो होता है जिसके साथ कुछ गलत होता है और वादी केस दायर करता है, और प्रतिवादी वो होता है जिसके खिलाफ केस किया जाता है। वादी जो केस डालता है, प्रतिवादी जिस पे केस होता है, तो वादी प्रतिवादी की तरफ केस डालता है, ठीक है। तो प्रतिवादी से कोई गलत काम हुआ या फिर कोई चूक हुई, ठीक है, और उसकी चूक के परिणाम स्वरूप कोई विधिक क्षति होनी चाहिए और उस क्षति के उपचार के लिए क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। यानी कि एक ये पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है, तो ये है वादी, ये है प्रतिवादी। तो प्रतिवादी ने कोई गलती की, कोई चूक की, ठीक है। अब इसकी प्रतिवादी की चूक से ये जो वादी है हमारा वन, इसको कोई क्षति हुई, तो अब यहाँ पे अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति दी जाएगी। यानी कि अब जो हमारा वादी है नंबर 1 वाला, वो कुछ भी पैसे वगैरह या फिर कुछ भी मान लेगा, और चाहे तो वो नॉर्मली डील करके सब कुछ नॉर्मल भी कर सकता है। अब इसकी प्रकृति, विशेषता और लक्षण क्या है। ये एक कर्तव्य भंग द्वारा उत्पन्न होता है। सिविल अपकार है, अपरिनिर्धारित नुकसानी इसमें दी जाती है और सिविल कार्रवाई होती है। कर्तव्य भंग यानी किसी इंसान का कर्तव्य है कि वो संभाल के गाड़ी चलाए, लेकिन तेज स्पीड में चला रहा है, सामने वाले की गाड़ी ठोक दी, तो उसने अपना कर्तव्य भंग किया ना, तो तब अपकृत्य आ गया। साथ ही साथ ये सिविल अपकार है, इसमें अपरिनिर्धारित नुकसान होते हैं, यानी कितने ही पैसे का हर्जाना आपसे लिया जा सकता है। और साथ ही साथ इसकी दीवानी यानी कि सिविल नेचर का ये होता है, और कार्यवाही भी इसी तरह होती है। अब एक मेन चीज़, डैमनम साइन इंजूरिया, इस बारे में पढ़ो। डैमनम का मतलब होता है डैमेज, साइन का मतलब होता है विदाउट, इंजूरिया का मतलब होता है इंजरी। यानी कि कोई डैमेज यानी कि कोई नुकसान हो रहा है लेकिन विदाउट, बिना इंजरी के, कोई नुकसान होना लेकिन बिना इंजरी के। इसे ये लैटिन वाक्यांश है, इसका हिंदी में मतलब है कानूनी चोट के बिना नुकसान। डैमनम का मतलब डैमेज हुआ है यानी कि नुकसान हुआ है विदाउट इंजरी। इंजरी का मतलब है चोट या फिर क्षति, और ये जो इंजरी होगी ये लीगल इंजरी होगी, यानी कि कानूनी चोट के बिना नुकसान, ठीक है। और जहाँ किसी व्यक्ति को क्षति या हानि हुई है लेकिन कोई कानूनी चोट या अपकृत्य नहीं हुआ, वहाँ ही आता है। अब इसे ऐसे समझो कि 2 पर्सन है, 1 और 2, ठीक है। अब मान लो
वन जो है वो उसकी पूरे नोएडा में शॉप है, वन की जो शॉप है वो पूरे नोएडा में अकेली शॉप है, तो सारे ग्राहक वन से सामान लेके जाते हैं, ठीक है। कल को वहाँ पे पर्सन टू आता है और वो अपनी शॉप खोल लेता है, तो अब वन के पास मान लो 50 आदमी सामान लेने आते थे, अब 50 में से कुछ लोग जाने लगे टू के पास, तो वन को नुकसान हुआ ना यार, उसके तो ग्राहक कम हुए ना, है ना। तो लेकिन वन का नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान जो हुआ है उस नुकसान में उसे कोई कानूनी चोट नहीं लगी ना। नुकसान हुआ है लेकिन कोई कानूनी चोट नहीं लगी ना, तो वो केस दायर नहीं कर सकता टू के खिलाफ, ठीक है। तो डैमनम साइन इंजरी यानी कि डैमेज विदाउट इंजरी का मतलब यही है कि नुकसान हो रहा है लेकिन साइन यानी कि विदाउट इंजरी मानी कि इंजरी यानी कि नुकसान हो रहा है लेकिन कोई इंजरी नहीं हो रही, लीगल इंजरी नहीं हो रही। अब मान लो टू ने दुकान खोल ली, तो टू ने अपनी मर्जी से खोली, टू ने तुम्हारा मारा थोड़ी, तुम्हें कुछ किया थोड़ी जो तुम उसके खिलाफ केस दायर करोगे। तो डैमनम साइन इंजूरिया का यही मतलब है कि डैमेज हो रहा है, साइन का मतलब विदाउट, इंजूरिया का मतलब इंजरी। विदाउट इंजरी तुम्हें डैमेज हो रहा है यानी कि नुकसान हो रहा है लेकिन कोई तुम्हें मार नहीं रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो कि ये कब होगा। पहला तो कानूनी कर्तव्य या देखभाल का कोई उल्लंघन नहीं है। इसमें क्या होता है कि ना तो तुम्हारे कर्तव्य का उल्लंघन किया जा रहा है ना किसी और चीज़ का, ठीक है, ना कि कोई गलती लापरवाही की जा रही है और ना ही तुम्हें कानूनी कोई चोट दी जा रही है, तो इसलिए ये अपकृत्य नहीं हुआ। उसने मान लो बी ने यहाँ पे दुकान खोल ली जिससे ए की बिक्री कम हुई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बी ने तुम्हें आके मारा, और जब उसने तुम्हें मारा ही नहीं तो ना तो यहाँ कानूनी चोट हुई, ना उसने कोई गलती की, ना कोई लापरवाही की, ना किसी कर्तव्य का उल्लंघन किया, तो भाई तुम उसके खिलाफ केस दायर नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक चीज़ और समझो, ये जो डैमनम साइन इंजूरिया है ये एक महत्वपूर्ण अवधारणा है क्योंकि ये इस बात पर प्रकाश डालती है कि सभी नुकसान या क्षति कानूनी रूप से क्षतिपूर्ति योग्य नहीं है। अब बी ने जो दुकान खोली थी जिससे ए का नुकसान हुआ कि उसके ग्राहक बी की तरफ जाने लगे, तो ऐसा थोड़ी कि बी की तरफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो ये बात डैमनम साइन इंजूरिया यही समझाता है कि जितने भी नुकसान होते हैं वो सब क्षतिपूर्ति योग्य नहीं है, उनमें क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता कोई तुम्हारी, ठीक है। तो अपकृत्य का दावा स्थापित करने के लिए कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन या फिर कोई गलती या लापरवाही होनी चाहिए, ठीक है, या कोई कानूनी चोट होनी चाहिए। तो डैमनम यानी कि डैमेज, साइन वाले विदाउट इंजरी का मतलब इंजरी, तो जहाँ पे आपको डैमेज हुआ है बिना लीगल इंजरी के वहाँ पे आप केस दायर नहीं कर सकते। आई होप समझ में आया हो आपको, ठीक है। अगला है इंजूरिया साइन डैमनम। ये डैमनम साइन इंजूरिया का पूरा उल्टा है। इंजूरिया का मतलब इंजरी, साइन का मतलब विदाउट, डैमनम का मतलब डैमेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंजरी होती है यानी कि आपको मतलब क्षति या फिर नुकसान तो हो रहा है, कानूनी नुकसान हो रहा है लेकिन कोई डैमेज नहीं हो रहा, ठीक है। यानी कि आपको क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है लेकिन आपको कोई डैमेज या फिर कोई चोट नहीं लग रही आपको, ठीक है। तो ये भी लैटिन वाक्यांश है जिसका मतलब होता है वास्तविक नुकसान, क्षति लेकिन बिना चोट के, ठीक है। तो इसमें पहले आप इसका उदाहरण समझ लो। मान लो एक इंसान है वो दूसरे के छत पे चला जाता है और मतलब दूसरे के घर में घुसने की कोशिश करता है, तो अब इसने गलत किया, ठीक है, लेकिन इसने वन को मारा नहीं, ना तो मारा ना पीटा, लेकिन उसके घर में घुस गया। अब किसी के घर में घुसने का किसी भी इंसान को कोई लीगल राइट नहीं है, तो यहाँ पे वन के जो लीगल राइट है उनका हनन हुआ, ठीक है। वन के लीगल जो राइट है उसका हनन हुआ कि टू उसके घर में आ गया, लेकिन टू ने ना तो उसे मारा ना उसे पीटा, कुछ नहीं किया, लेकिन टू के खिलाफ केस दर्ज होगा। क्यों? क्योंकि किसी के घर में घुसने का किसी को अधिकार नहीं है और वो वन के घर में घुसा। उदाहरण से समझो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के घर में घुसता है पर वह उसे ना ही मारता और ना ही कोई नुकसान पहुंचाता है, पर यहाँ पर जो इंसान उसके घर में घुसता है वो दोषी है क्योंकि उसने सामने वाले इंसान के अधिकार को चोट पहुंचाई है, ना कि उस इंसान को। उसका अधिकार है ना कि कोई उसके घर में नहीं आ सकता ऐसे चोरी छिपे, लेकिन तुम उसके घर में आ गए तो तुमने उसके अधिकार को नुकसान पहुंचाया, ठीक है। तो ये जो इंजूरियस साइन डैमनम है यानी कि इंजरी विदाउट डैमेज है, इसमें नुकसान होता है लेकिन कोई चोट वगैरह नहीं लगती, ठीक है। तो टॉर्ट के कानून में ये उस स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया गया है लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाया, वास्तविक नुकसान, यानी कि उसका कानूनी अधिकार तो था कि कोई उसके घर में इस तरह नहीं आ सकता और वो चुपचाप उसके घर में छुपा छुपा आ रहा है, ठीक है, इस तरह। अब ये कब होगा? पहला तो कानूनी कर्तव्य या देखभाल का उल्लंघन। अब ये बी का कर्तव्य था ना कि वो ए के घर में इस तरह चोरी छुपे ना आए, तो उसने अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया। कोई कानूनी चोट या अपकृत्य, अब ये कानूनी चोट है कि कोई किसी के घर में इस तरह नहीं घुस सकता, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें कोई वास्तविक हानि या क्षति नहीं होती। अब जो बी ए के घर में घुसा है उसने ए को मारा थोड़ी है, नहीं मारा ना पीटा भी नहीं है, तो ए की वैसे कोई हानि नहीं हुई, लेकिन हाँ इसका ये क्षति है कि इसके अधिकार का हनन हुआ है, ठीक है। अब सुनो, टॉर्ट कानून में इंजूरियस एंड डैमनम जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मानता है कि कोई व्यक्ति कानूनी अधिकारों का, किसी व्यक्ति का अगर कानूनी अधिकारों का उल्लंघन किया है, भले ही उसे वास्तविक नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाई है, तो वो गिरफ्तार किया जा सकता है। आगे है मैलाइस यानी कि द्वेष। द्वेष क्या है?
ये एक गलत काम को संदर्भित करता है जो जानबूझकर या फिर बिना उचित कारण के किया जाता है। उचित कारण का मतलब है किसी लीगल कारण के। जब कोई इंसान किसी सामने वाले इंसान से हेट या फिर द्वेष का भाव रखता है बिना किसी कारण के, फालतू में, मतलब एक एक होता है फालतू कारण, एक होता है लीगल कारण। बिना किसी फालतू कारण के कोई किसी से जानबूझकर हेट रखता है या फिर गलत काम करता है उसके खिलाफ, तो ये है द्वेष। ठीक है, अब ये द्वेष एक कानूनी शब्द है जो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को चोट पहुंचाने के इरादे से संदर्भित किया जाता है। अब वन जो है वो टू को पसंद नहीं करता तो वो टू को चोट पहुंचाएगा, तो इसे ही द्वेष यानी कि मैलाइस बोला जाता है। ठीक है, अब हैं द्वेष के प्रकार। इसके दो प्रकार हैं, एक तो वास्तविक द्वेष, एक कानूनी। वास्तविक द्वेष में किसी व्यक्ति के प्रति शत्रुता, यानी कि कोई आपका दुश्मन है या फिर वो आपसे हेट करता है, द्वेष रखता है, या फिर दुर्भावना की भावना से किए गए कार्यों से ये वास्तविक द्वेष संबंधित होता है। एक है कानून में द्वेष। ठीक है, ये पूरी तरह से गलत कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है और वास्तव में कार्य के पीछे के मकसद या इरादे पर विचार करता है। यानी कि कोई इंसान है, वो किसी का शत्रु है या फिर किसी से द्वेष रखता है या दुर्भावना किसी के प्रति रखता है, तो ये तो वास्तविक द्वेष है। लेकिन दुर्भावना क्यों रख रहा है, शत्रुता क्यों है, द्वेष क्यों है, ये जो कानून में द्वेष है ये इस बात पर विचार करता है, वो मकसद और इरादा जानना चाहता है। दुर्भावना जो है ए की दुर्भावना जो है बी के लिए, वो कारण क्या है उसके पीछे, ये इस बात पे ध्यान देता है। अब है लापरवाही, असावधानी और उपेक्षा भी बोलते हैं इसे, इंग्लिश में बोलते हैं नेग्लिजेंस, NEGLIGENC, नेग्लिजेंस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति जो लापरवाही भरा काम करता है जिससे दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है तो वो लापरवाह है। इसे हिंदी में असावधानी और उपेक्षा भी बोलता हूँ। अब इसके तत्व सुनो। पहला, वादी के प्रति प्रतिवादी का सावधानी बरतने का विधिक अधिकार, कर्तव्य, सॉरी। ठीक है, वादी वो होता है जो केस दायर करता है, वादी वो है जो केस दायर करता है, और प्रतिवादी वो है जिसके खिलाफ केस दायर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वादी के प्रति, यानी कि ए जो है, ए हमारा वादी है और बी हमारा प्रतिवादी है, तो वादी के प्रति प्रतिवादी का सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य, यानी कि जो बी है इसे प्रतिवादी यानी कि ए के प्रति सावधानी बरतनी थी, इसने नहीं बरती। जैसे कि इसमें एक केस है RP शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें क्या होता है कि RP शर्मा, ये है ए हमारा। ठीक है, तो RP शर्मा जो होता है इसे ब्लड की नीड होती है। अब इसका ब्लड ग्रुप जो होता है वो ए होता है, लेकिन इसे जो ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है वो होता है बी पॉजिटिव, जिससे इसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो जिन्होंने ब्लड चढ़ाया था इनका काम था कि ये अपना कर्तव्य निभाएं, सारे काम सावधानी से करें, लेकिन इन्होंने गौर नहीं की, इन्होंने गलती से उसे चढ़ा दिया। अब लेकिन लापरवाही तो हुई है ना, जिसकी वजह से ए की जान गई है, तो यहाँ पे लापरवाही का केस बी के ऊपर बनेगा। ठीक है, यानी कि बी ने लापरवाही की है, नेग्लिजेंस की है, जिसके तहत बी पर केस बनेगा। ठीक है, और इस सावधानी में जो दूसरी बात है वो ये है कि प्रतिवादी द्वारा ऐसे कर्तव्य का उल्लंघन किया जाना जिससे वादी को क्षति हो। ठीक है, यानी कि प्रतिवादी जो था, यानी कि बी जो था, बी को सावधानी बरतनी थी ए को खून चढ़ाने से पहले, लेकिन उसने सावधानी नहीं बरती, जिससे बी को जो है नुकसान होता है। ठीक है, तो इसे ही लापरवाही बोलते हैं। ठीक है, और वादी को क्षति होना, इसमें एक उदाहरण है हेतलबेन न्यास वर्सेस साबरमती पुलिस स्टेशन। इसमें पता क्या होता है, इसमें ना बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे कोई भी चीज़ पूछी जाती है तो उसमें बोलता है कि निर्णित वादों के आधार पर बताओ, इनके जो केस हो चुके हैं उनके आधार पर बताओ। तो ये जो हेतलबेन न्यास वर्सेस साबरमती पुलिस स्टेशन है, इसमें ये केस था कि इसमें एक बच्चा होता है, वो एक मतलब शादी के उधर होता है, तो उधर मतलब आतिशबाजी हो रही होती है, पटाखे फूट रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक पटाखा जो है वो जाके उसकी आँख में लग जाता है। ठीक है, जिससे उसकी आँख खराब हो जाती है। तो ऐसे में जो लापरवाही का केस है वो लड़के और लड़की के पेरेंट्स पे किया जाता है, इस बेस पे कि आप लोगों की लापरवाही की वजह से उसकी आँख खराब हो गई, अब आपको कंपनसेशन यानी कि हर्जाना देना पड़ेगा। ठीक है, तो लापरवाही वही है कि आपकी लापरवाही की वजह से किसी इंसान को नुकसान हो। अब है प्रेरणा, मकसद या फिर मोटिव, इसके बारे में क्या है। अब पहले मेरी एक बात सुनो। मान लो एक है पर्सन ए और एक है पर्सन बी। ठीक है, अब ये ए जो है ये बी को जहर दे देता है, ये जहर देता है बी को मारने के लिए। अब मारने के लिए जो जहर दिया, ए का इंटेंशन क्या था कि वो बी को मार दे। ठीक है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या था, क्यों मारा बी को, तो इसके पीछे कारण था बी की प्रॉपर्टी को हड़पना। ठीक है, तो प्रेरणा या मकसद या मोटिव, इसके बारे में सुनो। प्रेरणा किसी कार्य को करने का उद्देश्य या फिर गुप्त उद्देश्य है। उद्देश्य माना, गुप्त उद्देश्य यानी कि उद्देश्य के पीछे का रीज़न। मान लो कोई इंसान पढ़ रहा है तो उसके पढ़ने का रीज़न, पढ़ना उसका
मान लो कोई इंसान पढ़ रहा है तो उसके पढ़ने का रीज़न हुआ एग्ज़ाम देना या एग्ज़ाम में पास होना, लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न है कि फाइनेंशियली मजबूत बनना है या फिर बड़े होकर वकील बनना है या जज बनना है, इस तरह। ठीक है, तो इस सबसे पहले इसमें इरादा देखा जाता है। इरादा क्या है? किसी कार्य के तत्कालिक उद्देश्य से संबंधित है, यानी कि इरादा था बी को मारने का। ठीक है, लेकिन मकसद जो है ये व्यक्तिगत लाभ या संतुष्टि को संदर्भित करता है, यानी कि जो मकसद है ये इसके पीछे की बात है। यानी कि ए ने बी को जो है दिया, उसका जो तत्कालिक उद्देश्य है वो है बी को मारना, लेकिन इसके पीछे जो बात है वो ये है कि बी की संपत्ति हड़पनी है उसे मार के। तो ये ही होता है प्रेरणा, मकसद अथवा मोटिव। अब है एक क्वेश्चन, हु मे सुई एंड हु मे नॉट बी सुइट, यानी कि किस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, कौन नहीं चला सकता, इस करके। ठीक है, तो किस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता? ना तो आप किसी सरकार पर मुकदमा चला सकते हो। ठीक है, क्योंकि सरकार जो भी फैसले लेती है, मान लो आपको वो पसंद नहीं आता है, थोड़ी कि आप किसी सरकार के खिलाफ वो चला दोगे मुकदमा। ना तो सरकार के खिलाफ चला सकते हो, ना ही किसी विदेश की सरकार के खिलाफ, ना ही राजदूत, ना ही सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ, ना ही किसी शिशु या नाबालिग के खिलाफ, क्योंकि भाई उनमें इतनी अकल नहीं होती, उन्हें कुछ भी इतना पता नहीं होता। ना ही किसी पागल इंसान के खिलाफ। अगर कोई पागल आपको मार के जा रहा है या फिर मतलब आप निकल के जा रहे हो, किसी पागल ने आपके ऊपर थूक दिया, आपको लात मार दिया, फिर कुछ भी, तो आप पागल के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब है, उसे नहीं पता कि वो कर क्या रहा है। एक कॉर्पोरेट जो अधिकारी वगैरह होते हैं उनके खिलाफ नहीं कर सकते, व्यापार संघ के खिलाफ और शादीशुदा महिला के खिलाफ आप कोई भी मुकदमा नहीं चला सकते हो। ठीक है, अब कौन मुकदमा नहीं कर सकता, यानी कि ये था कि किस पर मुकदमा नहीं चला सकते, सरकार के खिलाफ और शादीशुदा महिला, व्यापार संघ, कॉर्पोरेशन, पागल मनुष्य, इनके खिलाफ कोई भी इंसान केस नहीं कर सकता। ठीक है, अब एक है कौन मुकदमा नहीं कर सकता, यानी कि कौन केस नहीं कर सकता। एक तो विदेशी शत्रु, मान लो पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, मान लो ऐसा। ठीक है, तो पाकिस्तान का कोई भी इंसान भारत के इंसान के खिलाफ टॉर्ट का केस दर्ज नहीं करा सकता। ठीक है, और मान लो कोई अपराधी है, वो अपराधी भी नहीं। कोई बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया, जो बैंकरप्ट होते हैं, जो भाग जाते हैं कुछ भी घपला वपला करके, तो ऐसे जो बैंकरप्ट इंसान होते हैं वो भी किसी टॉर्ट का मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। पति और पत्नी भी नहीं कर सकते आपस में। ठीक है, और ना ही किसी कोई निगम कर सकती है, ना ही कोई नाबालिग शिशु, ना ही कोई पागल इंसान कर सकता है, और ना ही कोई विदेशी राज्य, क्योंकि विदेशी राज्यों को क्या पता हमारे यहाँ क्या है क्या नहीं है, तो ये सब लोग नहीं कर सकते। अगला है कठोर दायित्व। कठोर दायित्व समझो क्या है। लेविस हैं, लेविस इनके अनुसार कठोर दायित्व क्या है। जहाँ कठोर दायित्व लागू होंगे वो 3 जगह है। पहले अपनी भूमि पर खतरनाक। मैं चाहती हूँ कि कठोर दायित्व से पहले आप एक केस स्टडी समझो। कठोर दायित्व और पूर्ण दायित्व 2 चीज़ होती हैं, तो इनसे पहले एक केस स्टडी समझो। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर 1868, यानी कि रायलैंड बनाम फ्लेचर। तो इसमें क्या हुआ था कि इस केस में रायलैंड और फ्लेचर नाम के 2 इंसान थे। ठीक है, दोनों पड़ोसी थे। रायलैंड जो कि एक मील का मालिक था, ये जो है हमारा आर यानी कि रायलैंड, ये था एक मील का मालिक, और ये जो फ्लेचर था इसकी कोयलों की खदान थी, यानी कि कोयले का काम करता था। तो एक दिन रायलैंड को पानी की जरूरत पड़ी, तो इसने अपने यहाँ तालाब खुदवाने का काम किया। तो इसने उसके लिए मतलब ठेकेदार वगैरह और इंजीनियर वगैरह बुलाए। इसने कहा कि हमारे यहाँ तालाब खोदो, तो उसे पानी की ज़रूरत थी। जब ठेकेदार तालाब का निर्माण कर रहे थे तो उन्हें एक बड़ा सा गड्ढा दिखा, जो कि रायलैंड का जो पड़ोसी था फ्लेचर, ये जो हमारा फ्लेचर है ना, फ्लेचर के कोयले की खदान में आकर मिलता था। तो उस गड्ढे को ठेकेदार ने कीचड़ से मतलब टेम्परेरी ऐसे ही ढक दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब तालाब बना तो उसके बाद गड्ढे से पानी लीक हो गया, सारा पानी फ्लेचर की कोयले की खदान में जाकर गिर गया। यानी कि उसका जो तालाब का पानी था वो फ्लेचर के कोयले की खान में जाके गिरा, जिससे फ्लेचर को सारा नुकसान हो गया, क्योंकि कोयले पानी में गीले हो गए, खराब होने लगे। ठीक है, तो फ्लेचर जिसका नुकसान हुआ, उसने रायलैंड ये जो है इसके खिलाफ केस दायर किया और कहा कि ये रायलैंड ने इसके कोयले की खदान को बर्बाद कर दिया। लेकिन ये जो रायलैंड है इसने अपने बचाव में तर्क दिया कि इसमें रायलैंड की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसने ठेकेदारों से काम कराया था। अब ठेकेदार ने असावधानी बरती तो भैया उसमें ये रायलैंड क्या करे, ठेकेदार की गलती थी ना यार, तालाब तो उसने खोदा, उसे देखना चाहिए था, इसमें भाई रायलैंड की क्या गलती है ना। लेकिन सरकार ने जो जज थे उन्होंने रायलैंड की बात नहीं मानी। क्यों? निर्णय क्या आया वो सुनो पहले। इस केस में जो प्रतिवादी था, रायलैंड जो था, उसका कोई दोष नहीं था, क्योंकि उसका कोई भी ऐसा दुराशय नहीं था। उसका इंटेंशन थोड़ी था भाई, उसका दुराशय या फिर इंटेंशन थोड़ी था कि वो ऐसे तालाब खुदवाएगा और उस तालाब के थ्रू जो फ्लेचर है उसकी खदान बेकार हो जाएगी। उसका इंटेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी कोर्ट ने उसे दोषी माना और कहा कि यदि कोई भी इंसान कोई ऐसी चीज़ जो कि खतरनाक है अपनी भूमि पर लाता है, या उसकी पहुँच से निकलकर वो जो चीज़ है वो किसी और की संपत्ति को नुकसान पहुँचाती है या फिर कुछ भी क्षति करती है, तो उसी इंसान का दायित्व होगा। तो अब यहाँ पे गलती ना होते हुए भी सारी गलती हमारे बेचारे इसकी इंसान की हो गई।
रैलेंट की, ठीक है। इसकी गलती नहीं थी, लेकिन इसकी गलती कानून के अनुसार है। कानून के अनुसार अगर आप अपनी ज़मीन पर कुछ भी ला रहे हो ऐसा, तो उसमें आपकी गलती है। तो यही बात है कि अपनी भूमि पर खतरनाक वस्तुओं को लाने से ही संबंधित है। खतरनाक पशु, मान लो ये इंसान है, वो अपने यहाँ पे एक डॉग लेके आया, और वो जो डॉग है उसकी ब्रीड यानी कि उसकी जो नस्ल है बहुत खतरनाक नस्ल है। अब उसे पता है कि ये जो डॉग है ये बहुत खतरनाक है, फिर भी वो उसे खुले में रख रहा है, ठीक है। और वो कल उसका कुत्ता अगर किसी को काट रहे, तो यहाँ पे ए का दायित्व बनाना, ए का कठोर दायित्व बनाना, ए को पनिशमेंट मिलेगी ना, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि खतरनाक निर्माण और स्थानों के लिए दायित्व, यानी कि खतरनाक निर्माण, मान लो कोई 50-60 फ्लोर की बिल्डिंग का निर्माण कर दिया ऐसे इलाके में जहाँ पे बाढ़ भी आ सकती है, वो गिर भी सकती है, उसमें कच्चा माल लगा दिया, तो यहाँ पे कठोर दायित्व आएगा, ठीक है। अब है पूर्ण दायित्व। कठोर दायित्व तो वो हुआ जिसमें ये तीन बातें आती हैं, ठीक है। और पूर्ण दायित्व में क्या है? पूर्ण दायित्व कोई भी कंपनी हुई या फिर एंटरप्राइज हुई, इनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर कोई भी एंटरप्राइज या कंपनी खतरनाक वस्तु अपने पास रखती है अपने निजी फायदे के लिए, तो उसके ऊपर एक सामाजिक दायित्व भी आता है कि वो जो खतरनाक वस्तु उसने रख रखी है उसे वो बहुत ध्यान से रखे, ताकि किसी और को उसे क्षति या नुकसान ना हो। और यदि ऐसी क्षति या नुकसान होती है तो कंपनी या एंटरप्राइज ही जिम्मेदार होगी। आपने भोपाल गैस त्रासदी, यानी कि भोपाल गैस जो लीक हुई थी 1984 में, उसके बारे में सुना होगा। तो ये जो पूर्ण दायित्व है ये चीज़ से रिलेटेड है कि कंपनी या फिर एंटरप्राइज, मान लो कोई केमिकल बनाने वाली कंपनी हुई, तो उस केमिकल बनाने वाली कंपनी के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी कंपनी में जो भी बना रही है तो बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक बनाए। कल अगर उसकी कंपनी में से कोई गैस का, किसी गैस का रिसाव हुआ या फिर कोई गैस फैल गई और उससे पूरे उस शहर के लोगों की डेथ हो गई, तो ये उसका पूर्ण दायित्व है, यानी कि उसकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी हो गई, ठीक है। अब कठोर दायित्व और पूर्ण दायित्व में अंतर देखो। पहला अंतर यह है कि कठोर दायित्व व्यक्ति के ऊपर लागू होता है, जबकि जो पूर्ण दायित्व वो कंपनी के ऊपर लागू होता है, ठीक है। और जब तक कठोर दायित्व में कोई खतरनाक वस्तु व्यक्ति की पहुंच से बाहर जाकर किसी को नुकसान या क्षति नहीं करती, तब तक कठोर दायित्व लागू नहीं होता। यानी कि मान लो आपने एक कुत्ता खरीद रखा, एक कुत्ता आपके पास है, लेकिन वो कुत्ता जब तक किसी को काट नहीं लेगा, जब तक आपकी कठोर दायित्व नहीं है। लेकिन अगर उसने किसी को काट लिया तो भैया आप उसके लिए लायबल हो, यू आर लायबल, ठीक है। यानी कि अब आपको हर्जाना देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो पूर्ण दायित्व होता है उसमें ऐसा नहीं होता। वहाँ पे खतरनाक वस्तु जो है वो कंपनी एंटरप्राइज की पहुंच से बाहर निकलकर किसी को नुकसान पहुंचाए, ये ज़रूरी नहीं होता। आप अगर रख रहे हो तो भी आपका पूर्ण दायित्व है कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना है। और कठोर दायित्व में प्रतिवादी कुछ प्रकार से अपना बचाव कर सकता है, लेकिन पूर्ण दायित्व में कोई बचाव नहीं कर सकता, बिल्कुल भी कोई बचाव नहीं कर सकता। अब ये जो कठोर, अब मैंने यहाँ पे बताया कि कठोर दायित्व में अपना बचाव कर सकता है। अब बचाव कैसे करेगा? बचाव में बोल देगा कि जब वादी की स्वयं की गलती हो, यानी कि वादी तो वो पर्सन है जो केस दर्ज करा रहा है, अरे भाई, प्रतिवादी वो है जिसके खिलाफ करा रहा है। तो जब वादी की खुद की गलती हो, ठीक है, तो इसे आप इस तरह समझ सकते हो कि पॉन्टिंग वर्सेस नोकिस ये एक केस है। इसमें मान लो क्या हुआ कि एक आदमी, ये जो हमारा प्रतिवादी है, प्रतिवादी के घर में जो है जहरीली घास हो रही थी। प्रतिवादी ने पूरी बाउंड्री लगा रखी थी, दीवार वीवार सब लगा रखी थी कि ताकि कोई अंदर ना आए या फिर कोई ना खाए, ना जानवर वगैरह। तो प्रतिवादी ने बहुत ध्यान रखा इस चीज़ का। लेकिन जो ये जो वादी होता है ना हमारा, ये एक दिन अपने घोड़े को खुला छोड़ देता है, और इसका जो घोड़ा होता है वो किसी न किसी तरह प्रतिवादी के घर में पहुंच जाता है और उस जहरीली घास को खा लेता है, मर जाता है। तो यहाँ वादी की गलती थी, ठीक है। यानी कि जो ये वादी है जिसने केस डाला था कि हमारा घोड़ा मर गया प्रतिवादी की घास खा के, तो भैया खुला तो तुमने छोड़ा था ना कि वो प्रतिवादी के घर गया और उसकी घास खा गया, तो यहाँ तुम्हारी गलती है, ठीक है। और कुछ चीज़ों को बोल देते हैं एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि एक्ट ऑफ गॉड, गॉड बोल के बच सकते हैं। जैसे कि मान लो हम बोल दें कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, बिजली गिर गई, तो इस वजह से ये सब हो गया, हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कि इसमें केस है, यानी कि इसमें निर्णयवाद है निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड। इसमें क्या हुआ था कि एक तो है हमारा एन यानी कि निकोल्स, एक है हमारा मार्शलैंड। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि मार्शलैंड ने निकोल्स के खिलाफ केस डाला था, और वो केस क्या था कि निकोल्स का जो तालाब है, निकोल्स के तालाब से पानी निकल के ये जो मार्शलैंड है इसके घर में आ गया, और मार्शलैंड का सारा सामान बहा के ले गया। अब यहाँ पे केस नहीं माना गया, क्यों? क्योंकि निकोल्स ने बोला भैया ये एक्ट ऑफ गॉड है, यानी कि तालाब से पानी जब निकला, जब उनके यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बाढ़ आई और बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तभी तो तालाब टूटा और तालाब से पानी निकल के इसके मॉशलैंड के घर में गया। तो ये एक्ट ऑफ गॉड माना गया और निकोल्स के खिलाफ कोई भी मतलब सज़ा वगैरह नहीं हुई।
अब एक है अगला काम, वो है सरकार की ओर से किया गया कार्य, यानी कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इसमें क्या आएगा कि अगर कोई काम सरकार करती है, जैसे कि मान लो सरकार ने ऑर्डर दिया कि लाठी चार्ज कर दो लोगों पे, ठीक है। अगर लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हैं, सरकार ने बोला लाठी चार्ज कर दो, तो ऐसे में अगर लाठी चार्ज की जा रही है यहाँ पे, तब आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे मतलब कठोर दायित्व उपलब्ध नहीं होता है। ये केस स्टडी भी हमने समझ लिया है। और यहीं पे हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो रही है। आई होप आपको समझ में आया हो, नहीं समझ आया तो आप दोबारा देखो, समझने की कोशिश करो। और अगर सुन के नहीं आ रहा है तो पढ़ के देख लो, पढ़ के भी आपको समझ आ जाएगा। ये भी एक तरह के नोट्स ही हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें हमारे साथ ऐसी और वीडियोज़ के लिए। जय हिंद, जय भारत।